लेकिन मैं पुलिस की थ्योरी को वहां पे नेगलेक्ट करता हूं। 3 लोगों की हत्या हुई है, कह रही है नहीं साहब वो गिर के, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं अभी तक आ रही, फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं अभी तक आ रही, कब आएगी साहब? मुझे यहां तक अंदेशा है कि उनकी हत्या हुई है। वो कैसे हुई है ये आपका विषय है, इंक्वायरी का विषय है, लेकिन सरकार ढुलमुल नीति अपनाए हुए है। 3 लोग साहब, विवेक जी, 3 लोगों का चले जाना और बच्चे के शरीर के ऊपर कपड़ा जो है वो उल्टा है, फिर पुलिस कह रही है कि नहीं साहब वो लुढ़क गए होंगे। कैसे लुढ़क गए? मुझे उनकी इंक्वायरी चाहिए। नहीं करोगे विधानसभा के अंदर बखेला खड़ा करूंगा, जवाबदेही आपकी बनेगी। पार्टी किसी की नहीं है साहब, पार्टी मेरी और आपकी है, मेरे विचारों की पार्टी है, स्वयंसेवक कट्टर है। हम किसी से घबराने वाले नहीं है कि कोई थोड़ा सा समय, थोड़ा सा काल खंड ऐसा आ गया कि घबरा जाएंगे, वो घबराने वाले में से नहीं है। लड़ने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं और अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करने वाले, विचारों को सदैव ऊपर लेकर जाने वाले। भारत मेरा है। संघ अपने आप में एक बहुत बड़ा विराट वृक्ष है, वट वृक्ष। विचारधारा की तो आप बात छोड़िए साहब, और संघ में यह भी कहा गया कि सबको इकट्ठे लेकर चलना और सबको परस्पर एक दूसरे के प्रति प्यार, परस्पर वैर विरोध ना करते हुए, इस तरह से विचारधारा तो रहती है। मैं बिलावर की धरती से आता हूं। रामकोट जो गांव है वो मेरी जन्मभूमि है और बिलावर मेरी कर्म भूमि है। मुझे जिस दिन भी चुनाव लड़ना होगा मुझे बिलावर से लड़ना होगा। उससे पहले 96 में मुझे ऑफर दी गई थी, तब साहब बनी से हमने ठुकरा दी थी वो ऑफर, कहा कि नहीं साहब, नई विधानसभा बनी थी उस समय, का नहीं कि साहब जिस दिन भी चुनाव लड़ेंगे बिलावर से लड़ेंगे। हमें 14 में भी कहा गया आप जम्मू से चुनाव लड़िए, हमने कहा नहीं साहब, हमने अगर 1996 में कहा था कि बिलावर से चुनाव लड़ेंगे तो 14 में जम्मू से आके कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमारे सिद्धांत के अंदर दोगलापन आ जाएगा। तो सिद्धांत को जिंदा रखते हुए 14 के चुनाव को, जम्मू के चुनाव को ठुकराते हुए हमने कहा कि जिस दिन भी लड़ेंगे बिलावर की धरती से लड़ेंगे। राम आंदोलन चला, मंदिर का आंदोलन चला, तो उस आंदोलन के अंदर मैं 90 में अयोध्या गया। तो मेरे माता जी उस समय बड़ी, मतलब नेचुरली होता ही है बेटा घर से जाए, तो उस समय हालात कैसे थे, तो मुलायम सिंह यादव जी का शासन था, उन्होंने कहा था कि भैया हम तो यहाँ पे चिड़ी का पर्व नहीं फटकने देंगे। लेकिन उसी धरती के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात कही थी, हमारे देश के योद्धा, कार सेवक धरती, राम की धरती के अंदर पहुंचे, अपनी, मैं कह सकता हूं कि हिम्मत के साथ पहुंचे, और हम भी उसमें पहुंचे, उस आंदोलन में गए। मेरे माताजी घबरा गए कि नहीं इसको नहीं। पिताजी ने मुझे ये कहा, माताजी को ये शब्द बोले कि गलत काम के लिए थोड़े जा रहा है, राम कार्य के लिए जा रहा है, जाने देना, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहे, ठीक से होके आएगा। तो मैं मान के चलो तो लगभग महीना, सवा महीना के बाद मैं घर लौट के आया। तब तक मेरे घर में मान के चलो तो 10 दिन भी हो चुके थे। दम चाहिए। आज मोदी जी ने वो करके दिखाया साहब। वो एक डोगरी की कहावत है कि दुनिया मंदी जोरा नु लख लानत है कमजोरा को। तो आज भारत में एक दमदार और भारत के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार आज देश के अंदर विराजमान है, और भगवान राम का एक विहंगम दृश्य जो है वो अयोध्या के अंदर स्थापित हुआ है। मेरी बिटिया है, छोटी है, 5th में पढ़ती है, जम्मू में अपने ताऊ के पास रहती है। तो मुझे कभी कभी फोन करती है। मैं अभी मान के चलो तो 2.25 महीने के बाद जम्मू में आया हूँ, कल ये पहुंचा हूँ। आपका शाम को मुझे फोन आया था कि एक करेंगे, तो मुझे कहती है एमएलए साहब हम भी आपके कुछ लगते हैं, मेरी बिटिया कहती है। नमस्कार, आपके एमएलए के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भलीभांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई और आपके चुने नुमाइंदे इस वक्त सरकार चला रहे हैं, और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके उन चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं उनकी जर्नी, उनके कार्यक्षेत्र और उनके हॉबीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने नुमाइंदे को बेहतर तरीके से जान सकें। आपके एमएलए के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, लॉ मेकर सतीश शर्मा जी, जिनका कार्यक्षेत्र बिलावर है। आप बिलावर से एमएलए है। सतीश जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तीसरी पीढ़ी के आप राजनीतिज्ञ हैं और पिछले कई सालों से सक्रिय
राजनीति में आप काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक तवील अरसा राजनीति में इनका रहा है। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपकी इनिशियल जर्नी की जानना चाहूँगा। जब आप विद्यार्थी थे, जब आपकी शिक्षा शुरू हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत से ही आपके परिवार में राजनीति का बिल्कुल आपसे जान पहचान हुई थी। कोई नई चीज़ आपके लिए ये क्षेत्र नहीं था। क्या शुरुआत से ही राजनीति की तरफ आपका रुझान था? विवेक जी, पहले तो मैं सबसे आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपकी इस चैनल का, हिमालयन मेल का, कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और अपने मन की बात, दिल की बात आपके व्यूअर्स के सामने रखने का अवसर दिया। यहाँ तक आपने बात की कि शुरुआत से कैसा था। देखिए, स्वाभाविक है, परिवार का जो एक संबंध था या परिवार का जो एक लेवल था वो राजनीतिक दृष्टि से ही लगभग चलता था। हम उस समय देखते थे, बचपन में थे, इमरजेंसी लग गई साहब। तो इमरजेंसी में क्या हुआ कि हमारे घर में चित्र लगे हुए थे, तो उस समय बड़ी धरपकड़ हुआ करती थी। हम तो बचपन में थे, छोटे थे, तो हमारे बड़े भाई साहब, हमारे घर में गुरु जी का चित्र था और साथ में डॉक्टर हेडगेवार जी का, संघ के जो संस्थापक थे और द्वितीय सरसंघ चालक थे। तो अब ये विषय आया कि साहब इन चित्रों का क्या किया जाए, क्योंकि उस समय धरपकड़ बड़ी हुआ करती थी, तो बुरी हालत थी। तो उन पिताजी ने कहा कि इन चित्रों को कुछ ना इधर उधर ना करते हुए इनको बदला जाए, इनका मुंह जो है वो पिछली तरफ किया जाए। बड़े भाई साहब ने लगकर वो चित्र निकाले आराम से, उनका मुंह दूसरी तरफ करके, फाड़ा नहीं गया, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, और ऊपर उसके बाद में किसी देवता का ऐसे फोटो लगाते हैं। लेकिन संघ की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी भी हमारे लिए भगवान से कम नहीं थे साहब। दुनिया के अंदर इतना बड़ा जो संगठन तैयार किया, बनाया, लोगों को इकट्ठा करके, भारत की अरुण ध्वजा जिन्होंने दुनिया के अंदर एक तरह से फहराई, तो उस तरह का माहौल हम देखते थे कि क्या इस तरह की घटना है। तो हमारे अंदर वो कुरेदना रहती थी, वो जिज्ञासा रहती थी कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। तो पिताजी को उस समय बड़े थ्रेट्स आते थे, दादाजी को थ्रेट्स आते थे, लेकिन वो लोग कभी घबराया नहीं करते थे, कोई चिंता नहीं। तो परिवार के ऊपर उस समय बड़ा उन्होंने किया कि हमारे कुछ वो दुकानदार थे पिताजी, तो बुक्स वगैरह लगे पकड़ के। उस समय एक महिला यहाँ की बड़ी दमदार, मान के चलो उस समय की डीसी कठुआ हुआ करती थी, बड़ा धमकाया गया पिताजी को बुला के कि आज का दिन तू घर की रोटी खा ले, कल तुझे वो मीसा लगाया जाएगा। उस समय मीसा लगता था, ना कोई अपील, नो दलील, तो इस तरह का वो था। पिताजी ने कहा चलो ठीक है लगा लो। तो रात में उन्होंने निकलकर ट्रेन पकड़ी, बाहर चले गए। हमारी बुआ जी उस समय कलकत्ता में रहती थी, एक कलकत्ता चले गए। हमारे घर में उस समय बड़ा मतलब विचित्र सा माहौल था, रोटी किसी ने नहीं खाई पिताजी के। उस समय कोई फोन शोन का तो माध्यम, दूरभाष का कोई माध्यम था नहीं। तो फिर 10-12 दिन के बाद बुआ जी आई, हमको पता चला कि पिताजी स्वस्थ हैं और ठीक है। तो हमने वो उतराव चढ़ाव भी देखे साहब, हम उस समय नहीं घबराए। आज तो साहब ठीक है, मानना की सरकार है, लेकिन आज भी हमारा दिमाग अगर खराब हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हम ठीक है, हम सत्ता के अंदर है, विधायक मुझे बिलावर की जनता ने बढ़ाया, मैं बिलावर की जनता का तो नतमस्तक हूं, उनके आगे, उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं कि जिन्होंने अवसर दिया। लेकिन हम भी कभी अपने पथ से विचलित नहीं हुए साहब, इधर से उधर या उधर से इधर नहीं हुए। एक विचारधारा के ऊपर, संघ की विचारधारा से चले थे, उसी के ऊपर खड़े थे और उसी के ऊपर आज भी अड़े हैं। कभी इधर से उधर होने का मतलब ही नहीं। सवाल है, अब बात यहां तक आई, आपने पूछा कि पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी की, यहां तक संभव हो पाया, लेकिन संघ के साथ चलते रहे। शाखा लगाते थे, उठना सुबह 3 बजे उठना, इकट्ठे लोगों को करना, 5:30 5:30 शाखा लगाने, और वो सारा लोगों को इकट्ठे करके, युवाओं को फिर वो जी बोलना, जी बुलाना, संगठित करना सबको। तो ये सब चलता रहा। तो बीच में फिर क्या हुआ कि मान के चलो, फिर बड़ा उस विषय तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज मैं आपसे इसमें जानना चाहूंगा। जब आपने आपातकाल का जिक्र किया, आपके ग्रैंडफादर और आपके पिताजी जेल में भी उनको जाना पड़ा 53 में, उस वक्त मानसिकता क्या थी? क्या उस वक्त भी आपका जो विश्वास था वो अडिग रहा, डगमगाया नहीं? देखिए वो जो जेल जाने की यहाँ तक बात है, दादाजी
हमारे उस वाले क्षेत्र के, जो धार रोड का क्षेत्र है, बिलावर, बसोली, बनी, इस क्षेत्र सारे के अध्यक्ष हुआ करते थे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा कभी आया करते थे तो हमारे वहां पे निवास पे आया करते थे। हमारे घर में उनके आज भी चित्र विराजमान है। तो कभी वो लोग घबराया नहीं करते थे। इसी दृष्टि से दादाजी को और पिताजी को, दोनों बाप बेटे को ले गए जेल में। लगभग 8-8, 9-9 महीने जेलें काटी होंगी कश्मीर के अंदर। उस समय जेल में रहे। 53 में जब एक आंदोलन चला प्रजा परिषद का, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो उस समय का आंदोलन। उसके बाद फिर मैंने वही आपसे कहा कि आपातकाल आ गया, तब भी नहीं घबराए। दो तो हमारे पे बहुत बड़े बड़े, जिसे कहते हैं कि गंभीर हिचकोले लगे, लेकिन परिवार घबराया नहीं। परिवार का एक सोच, हमारे दादाजी भी थोड़े कट्टर विचारधारा के थे और पिताजी भी अड़िगे आदमी थे, और ऊपर वाले की दया से हम भी लोगों के प्रति नतमस्तक है, लेकिन अपने विचारों के प्रति अड़िग है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि संघ की विचारधारा का सतीश जी के पूरे एक चरित्र पर कितना परिवर्तन आया है, या विचारधारा का कितना असर पड़ा है? देखिए, संघ की विचारधारा जो है ना, संघ अपने आप में एक बहुत बड़ा विराट वृक्ष है, वट वृक्ष। विचारधारा की तो आप बात छोड़िए साहब। और संघ में यह भी कहा गया कि सबको इकट्ठे लेकर चलना, और सबको परस्पर एक दूसरे के प्रति प्यार, परस्पर वैर विरोध ना करते हुए, इस तरह से विचारधारा तो रहती है। और सबको इकट्ठे करना, समाज को, समाज के प्रति पूरा दृढ़ संकल्पित रहना, तो ये तो सारी बातें खैर है ही है संघ की विचारधारा में। मैंने भी प्रथम वर्ष किया है, द्वितीय वर्ष किया हुआ है, और द्वितीय वर्ष भी मैंने उस समय किया था कि जब बड़ा पंजाब के अंदर बड़ा भारी, मतलब जिसे कह सकते हैं कि चरम सीमा पे था ये आपका आतंकवाद। तो उस समय जैन स्कूल के अंदर हमने, दरेसी मैदान है उसके साथ ही, वहां पे मैंने उस समय 1 महीने का वो किया था, शिक्षण हुआ था हमारा। तो उसमें तो हम लोग चल रहे हैं सीधे से, लेकिन अपने को ये नहीं था कि राजनीति में जाना है और राजनीति में हमको ये करना है, वो करना है, वो नहीं था। अपना तो ये था कि हमारा ध्येय क्या है। अपने को ये था कि अपना समाज इकट्ठा रहे, समाज जो है वो कटने ना पाए। कई तरह की कुरीतियां चले साहब, समाज को तोड़ने के लिए बड़े बड़े कुचक्कर रचे गए, लेकिन हम लोग आज भी, हम लोग संघ के अंदर यही सिखाया जाता है, सामाजिक समरसता, इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे रहो। उसमें किसी को पता नहीं है साहब विवेक सूरी है या सतीश शर्मा है। हम तो यही जानते हैं, विवेक जी और सतीश जी एक दूसरे का यही इसी तरह का आदान प्रदान रहता है। इकट्ठे भोजन, घर घर से भोजन आता है, वो इकट्ठे बैठकर मिल बैठकर खाते हैं। यही हमारी परंपरा है, यही देश की परंपरा है। उस परंपरा को का निर्वहन अच्छे ढंग से हो, तो हम लोग उस परिधि से आते हैं। यहां तक मैं आपको बता दूं, 1990 में राम आंदोलन चला, मंदिर का आंदोलन चला। तो उस आंदोलन के अंदर मैं 90 में अयोध्या गया। तो मेरे माता जी उस समय बड़ी, मतलब नेचुरली होता ही है, बेटा घर से जाए, तो उस समय हालात कैसे थे, तो मुलायम सिंह यादव जी का शासन था। उन्होंने कहा था कि भैया हम तो यहाँ पे चिड़ी का पर्व नहीं फटकने देंगे। लेकिन उसी धरती के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात कही थी। हमारे देश के योद्धा, कार सेवक धरती, राम की धरती के अंदर पहुंचे, अपनी, मैं कह सकता हूं कि हिम्मत के साथ पहुंचे, और हम भी उसमें पहुंचे, उस आंदोलन में गए। मेरे माताजी घबरा गए कि नहीं इसको नहीं। पिताजी ने मुझे ये कहा, माताजी को ये शब्द बोले कि गलत काम के लिए थोड़े जा रहा है, राम कार्य के लिए जा रहा है, जाने देना, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहे, ठीक से होके आएगा। तो मैं मान के चलो, तो लगभग महीना, सवा महीना के बाद मैं घर लौट के आया। तब तक मेरे घर में मान के चलो तो 10 दिन भी हो चुके थे। उस समय हालात वैसे बने थे, गोलीबारी, यो वो सारा। अगर उस समय से हम लोग निकल के आ गए, आज तो अच्छा माहौल है साहब। आज कहां घबराने वाले हैं, कहां डरने वाले हैं। 90 में वो आंदोलन हुआ, 92 में फिर हम लोग गए, जब वो फिर आंदोलन चला, तो उसके बाद वो एक कलंकित जो ढांचा था वो कार सेवक को के द्वारा ढाया गया। गौरव का विषय आया, भगवान राम का भव्य मंदिर, आज एक विचारधारा की सरकार भी आई। कोर्ट ने भी इस बात को महसूस किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने इस बात को समझा कि 500 वर्षों पुराना ये जो एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र जो रचे जाते थे देश के अंदर, उन सारे विषयों को एक तार तार करते हुए साइड पे किया। मुस्लिम वर्ग ने भी, हिंदू समाज ने भी सारी बातों को समझते हुए आज भव्य मंदिर निर्माण हुआ है वहां पे। और दुनिया के अंदर एक, जैसे कह सकते हैं कि चमत्कारिक मंदिर, और दुनिया के अंदर एक ऐसी दिशा और ऐसी दशा बदलने वाला मंदिर आज भगवान का। अब ये राम साहब, भारत को राम से जाना जाता है, और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा साहब। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको अपनी सत्ता की लोलुपता समझा, और ये सारे इतने वहां पे घटनाक्रम होते थे, कितने लाखों लोग उस मंदिर के लिए मारे गए।
तो आज कोई ऐसा विषय नहीं आया। दम चाहिए। आज मोदी जी ने वो करके दिखाया साहब। वो एक डोगरी की कहावत है कि दुनिया मंदी जोरा नु लख लानत है कमजोरा को। तो आज भारत में एक दमदार और भारत के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार आज देश के अंदर विराजमान है और भगवान राम का एक विहंगम दृश्य जो है वो अयोध्या के अंदर स्थापित हुआ है। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। सतीश जी, सफर को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद किस प्रकार आपको लगा कि संघ के अलावा आपकी एक भूमिका जम्मू कश्मीर के राजनीतिक सर्कल में भी आ सकती है? किस प्रकार उस क्षेत्र में एक सक्रिय राजनीति में आपका पदार्पण हुआ? देखिए विवेक जी, मुझे 94 में एक तरह से मान के चलो तो मुझे संघ में से पदमुक्त करके एक तरह से मानो तो राजनीतिक दृष्टि में मैं आया। मैं मंडल अध्यक्ष बना। तब भाजपा का एक सिस्टम रहता है, तो उस समय विधानसभा के अनुसार मंडल हुआ करते थे। आज तो एक एक विधानसभा के अंदर 4-4, 6-6 मंडल हैं। तो उसका हम लोगों ने पूरा निर्वहन किया जिस तरह से भी हो सका अच्छे ढंग से। उसके बाद मैं फिर जिला महामंत्री बना। फिर मैं वहां से उठकर मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया 2000 में, और 2 बार मैं तब जिला प्रदेश का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का 2005 तक मान के चलो। तब 2-2 साल का टेन्योर होता था, लेकिन एक साल बीच में ऐसे हो जाता है तो 5 तक रहा। उसके बाद मैं प्रदेश का मंत्री बना, सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी का। सेक्रेटरी से कुछ लोग कहते हैं कि डिमोशन प्रमोशन ऐसा चलता रहता है। तो मुझे दोबारा पुनः मुझे वापस भेजा गया 1.5 साल के बाद कि हमारा एक वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, बिलावर, बसोली और बनी। हमने उसको एक पहाड़ी जिला का दर्जा दिया, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो उसका मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। पहला जिला अध्यक्ष पहाड़ी जिले का बिलावर, बसोली, बनी का मैं ही था। तो हमने उसका ठीक से निर्वहन किया 1.5 साल के लगभग, उसको ठीक से चला चलू के बढ़िया। उसके बाद फिर बेद फंदा वहां पे बने, फिर उसमें वेद प्रकाश जी मनकोटिया बने, काफी अध्यक्ष बने वहां पे। फिर मुझे वहां से उठा करके प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। और फिर 8 में मुझे चुनाव भी लड़ने का अवसर मिला, लेकिन वो लंबी एक चर्चा है। 96 में तैयारी की थी, 2002 में नहीं मिली, तो 8 में जब मिली तो उस समय वो मान के चलो तो कार्यकर्ताओं का भी एक इस तरह ही हो चुका था। मैं अब शब्द नहीं वो प्रयोग करना चाहता। जब 2008 से हम लोग तैयारी में लगे थे, हमने फिर भी 6200 वोट था उस समय 2008 में 8 में, तो उस 6200 वोट को हम लोगों ने 14,000 पे पहुंचाया। तो फिर जब वहां पे वो सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, फिर 14 में आपको पता ही है सारा क्या घटनाक्रम हुआ। टिकट और दे दी गई, जीत गए, ठीक है। लेकिन फिर हम लोग लगे रहे पार्टी में। फिर मैंने बीच में रह गई बात। 10 में मुझे 9 में मैं तब प्रदेश का महामंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का। तब मैं लद्दाख का प्रभारी भी था, और लद्दाख में मैं लगातार 2-2, 3-3 महीने रुकता था। वहां पे जो LUTF है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट था, थुप्सन साहब वहां के उस समय वहां के अध्यक्ष थे। हमने उनको निवेदन किया, सब लोग बैठे, तो फिर हमने LUTF को जो है, मैं कह सकता हूं कि हमारे माध्यम से हम उनको कहने में सक्षम हुए। तो LUTF का मर्ज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। माननीय राजनाथ सिंह जी दिल्ली से आए, लेह का, लद्दाख का शेनम हाल है वहां पे, तो वहां पे हमने वो भव्य कार्यक्रम किया। LUTF का मर्ज हुआ, फिर हमने चुनाव भी वहां पे लड़े। और आज जो छोटी सरकार है लद्दाख के अंदर, लद्दाख मतलब हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वो हमारी है। वहां पे सांसद हमारे रहे, वहां पे थुप्सन साहब बने पहले, फिर जमयांग सिंह नामग्याल बने। तो ये सारा घटनाक्रम चलता। तो मैं कह सकता हूं कि लद्दाख के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी हम लोगों ने गाड़ा। और आज महामंत्री से होते हुए फिर मुझे मोर्चों का प्रभारी बनाया। बीच में कुछ ऐसा समय भी रहा कि उतराव चढ़ाव पार्टी में आपको पता ही है किस तरह से खिंचो खिंचाव रहती है। तो उसकी कोई चिंता ना करते हुए पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते और संघ के एक ऐसे कट्टर स्वयंसेवक बनकर पार्टी के साथ डट रहे। पार्टी किसी की नहीं है साहब, पार्टी मेरी और आपकी है, मेरे विचारों की पार्टी है। स्वयंसेवक कट्टर है। हम किसी से घबराने वाले नहीं है कि कोई थोड़ा सा समय, थोड़ा सा काल खंड ऐसा आ गया कि घबरा जाएंगे। वो घबराने वाले में से नहीं है। लड़ने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं, और अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करने वाले, विचारों को सदैव ऊपर लेकर जाने वाले। भारत मेरा है, भारत की धरती, भारत मां,
ये हमारी, देखिए, एक माँ हमें जन्म देती है, 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म देना, और फिर यही धरती माँ है जिसको लोग कुछ भारत माता का दर्जा नहीं देना चाहते। ये भारत माँ ही हमें अपने आगोश में लेती है साहब। ये हिंदू को भी लेती है, मुस्लिम को भी, ईसाई को भी, जितने भी दुनिया के अंदर ये धर्म है, एक माँ हर एक किसी को जन्म देती है। जिस देश के लोग अपने अपने देश में, दुनिया के राष्ट्रों के अंदर रहते हैं, उन्हें यही धरती अपने आगोश के अंदर लेती है। अगर माँ जन्म देती है तो धरती के अंदर आगोश लेने वाली माँ, चाहे वो किसी भी धरती की होगी, वो उनकी माँ ही होगी धरती। हम भारत माता के रूप में भारत की धरती को कहते हैं, ये कहना भी चाहिए, यही हमारा उद्घोष भी रहना चाहिए, यही हमारा विषय भी रहना चाहिए। तो ये सारे उतराव चढ़ाव, आज मुझे इन्हीं के साथ, शब्दों के साथ ये ध्यान आ गया। मैंने उस समय, मुझे याद है 2001 में मेरा एक काफी उतराव चढ़ाव देखे। तो एक बार हम लोग यहाँ पे बिजली का बड़ा क्राइसिस चलता था, फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तो हम लोग एक उसमें गए, आंदोलन चल रहे थे, अधिकारी के पास गए, चीफ इंजीनियर थे कि साहब ऐसे बात है, वो भिड़ गए हमारे साथ, नहीं ये होगा वो होगा। तो कुछ ऐसा मामला हो गया कि हमको बाद में जेल में भी जाना पड़ा। 14 साल हमने केस भी लड़ा, परवाह कोई नहीं, देश के लिए, समाज के लिए किया, कोई चिंता का विषय नहीं। हम लोग इस तरह के लोग हैं साहब। आज 24 में मुझे पार्टी ने अपना विश्वास दिया, संघ का मुझे आशीर्वाद मिला, और पार्टी ने मुझे पूरा अपना बर्दाश्त दिया। सर, उस सफर पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले, उस पड़ाव से पहले 2024 की अगर बात करें, उससे पहले भी आपको कई बार पार्टी की तरफ से मौके दिए गए थे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। क्या कारण थे? इवन हमें यह भी पता है कि जम्मू से भी आपको टिकट दी जा रही थी, तो आपने क्यों नहीं उन तब चुनाव लड़े? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा विवेक जी, कुछ आदमी का अपना एक असूल होना चाहिए, और वो असूल ये था, सिद्धांत ये था कि मैं बिलावर की धरती से आता हूं। रामकोट जो गांव है वो मेरी जन्मभूमि है, और बिलावर मेरी कर्म भूमि है। मुझे जिस दिन भी चुनाव लड़ना होगा, मुझे बिलावर से लड़ना होगा। उससे पहले 96 में मुझे ऑफर दी गई थी, तब साहब बनी से, हमने ठुकरा दी थी वो ऑफर, कहा कि नहीं साहब, नई विधानसभा बनी थी उस समय, कहा नहीं कि साहब जिस दिन भी चुनाव लड़ेंगे बिलावर से लड़ेंगे। हमें 14 में भी कहा गया आप जम्मू से चुनाव लड़िए, हमने कहा नहीं साहब, हमने अगर 1996 में कहा था कि बिलावर से चुनाव लड़ेंगे, तो 14 में जम्मू से आके कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमारे सिद्धांत के अंदर दोगलापन आ जाएगा। तो सिद्धांत को जिंदा रखते हुए 14 के चुनाव को, जम्मू के चुनाव को ठुकराते हुए हमने कहा कि जिस दिन भी लड़ेंगे बिलावर की धरती से लड़ेंगे। मैं पार्टी का आभारी हूं, मैं पार्टी का दिल से आभारी हूं, मन से आभारी हूं। मैं कृतार्थ हूं इस बात के लिए कि आपने मेरे पे विश्वास किया, और मैंने आपके विश्वास को भंग नहीं होने दिया, ना बिलावर की जनता के विश्वास को, ना पार्टी के विश्वास को। कहीं पे भी जिस तरह ऐसा बात आएगी ना कि सतीश कुमार कहीं पे ऐसा कोई कर रहा है, उस दिन साहब अपनी, मैं क्या शब्द कहूं कि इस दुनिया में जीने से अच्छा है कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लो। विचारों के साथ, सिद्धांत के साथ कभी समझौता मत होने दो। तो इस तरह के हम लोग अड़ियल हैं। आज 24 में मुझे पार्टी ने बिलावर से अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं कह सकता हूं कि कठुआ जिला के अंदर सबसे अधिक मतों से, 23,000 से अधिक मतों से बिलावर का बेटा, बिलावर का भाई सतीश कुमार जीता। बिलावर की जनता ने जितवाया। मैं बिलावर की जनता के आगे नतमस्तक हूं, उनके श्री चरणों में फिर एक बार आपके माध्यम से प्रणाम करते हुए कि जिन बहनों ने, जिन माओं ने, जिन पिताओं ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं सदैव उनका ऋणी हूं साहब। मैं कभी उनके आगे, उनके सामने सिर ऊंचा करके नहीं, उनके सामने सिर झुका के चलूंगा, लेकिन उनके विचारों के साथ साथ मैं बिलावर की जनता का कभी भी भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बिलावर मेरे लिए अरमान है, बिलावर के लिए और बिलावर के साथ, यही मेरा उद्घोष है साहब। मैं चलता आया हूं, और पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं होने देंगे। पार्टी को अक्षुण्ण रखेंगे, मजबूत रखेंगे, जो अपने से जितना संभव होगा वो सब करेंगे। सर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक कर्मठ सेवक और एक डेडिकेशन से पिछले कई सालों से आप अपनी कर्म भूमि में कार्य कर रहे हैं, और यही कारण है कि भारी बहुमत से वर्ष 2024 में आप विधायक बन के सामने आए हैं। चुनाव के दौरान की अगर बात करें, कितनी कठिनाइयां आपको लग रही थी, या कोई मन में संशय था कि जीत इतनी आसान नहीं होगी? देखिए, क्या था कि मैं इसमें दो बातें जोड़ना चाहूंगा। मैंने 2008 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय मुझे दिख रहा था, मैं दावेदार था 1996 में, तब लगा होगा पार्टी को नहीं दी टिकट। 2002 में भी नहीं दी, तब वहां पे स्टेट मोर्चा ने चुनाव लड़ा, तो वो जो एक रिदम था वो टूटा हुआ था। मैंने 2008 में
6200 से प्रारंभ करके पार्टी को मैं 14,000 पे लेके गया। लेकिन आज मुझे विश्वास था 2024 में मैंने काम किया था, लोगों का विश्वास भंग नहीं होने दिया था, मैं लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का प्रयास कर रहा था। मैं पहले दिन से, जिस दिन मेरी टिकट की घोषणा हुई दिल्ली के अंदर, मैं उसी दिन से मुझे भरोसा था कि हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को तो कहना ही पड़ता है साहब। हमने जिस दिन पेपर फाइल किए, हम तो उसी दिन कार्यकर्ता कह रहे थे कि आप साहब विनर हैं। वो ऊपर से आसमान की धरती से वो मंद मंद पानी का बहना, 2.5 घंटे लगातार बारिश का होना, इस बात का संकेत था कि भगवान भी आशीर्वाद दे रहा है, जनता का आशीर्वाद साहब। वो मेरे वो वीडियो साहब निकाल के देख लीजिए। भारी बारिश के बावजूद युवाओं के अंदर कितना जोश था, आक्रोश था, महिलाओं के अंदर, बुजुर्गों, नौजवानों के अंदर साहब। वो बिलावर की धरती का वो जो मैदान है ना, मैं अगर अपने शब्दों में झूठ हो तो वो देख लीजिए वीडियो निकाल के। वो कहते हैं कि ना कि सरसों नीचे डालो तो सरसों नहीं पड़ती थी, वो माहौल वहां पे था। तो मुझे इस बात का भरोसा था कि हमने, कांग्रेस तो कहीं खड़ी नहीं दिखती थी साहब, कांग्रेस के ऊपर से लोगों का मोह भंग हो चुका था। तो आज जितने मतों के साथ मुझे वहां पे लोगों ने जिताकर भेजा, तो कोशिश किया कि विधानसभा के अंदर आपने देखा ही होगा कि जो भी विषय रहा होगा, मैंने हर विषय को बिलावर के कंसर्न विधानसभा के अंदर उठाने का प्रयास किया। फिर विधानसभा लगेगी, फिर विधानसभा में हम लोग अपने क्षेत्र की जनता का पूरा वो विश्वास कायम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं साहब। उसमें कोई समझौता नहीं होगा। बिलावर की धरती मेरे लिए सर्वोपरि है। आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो अगर सतीश जी राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे ये आपका प्रश्न बड़ा, नहीं होते तो समाज सेवा के काम में तो लगे थे। ऊपर वाले की दया से अपने पास जमीन ठीक ठाक है, तो जमीन का खेती बाड़ी का काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार भी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट, ये बहुत बड़ी चीज होती है साहब। हम लोग 3 भाई हैं, नजर ना लगे, माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे। मुझे अपने भाइयों के ऊपर भरोसा है, मुझे परिवार के ऊपर भरोसा है। मेरे माताजी और पिताजी के संस्कार ऐसे थे कि इकट्ठे रहना, तो आज दिन तक साहब निभ रही है। कल को पता नहीं बच्चे कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, लेकिन भाइयों में जितना प्यार, मैं क्या कहूं। मेरे घर में राम है, मेरे बड़े भाई राम है, मेरी भाभी जो है वो मां सीता के रूप में है। दोनों भाई मेरे बढ़िया से, मेरी भाभी है, मेरी पत्नी भी आगे, उनके साथ बढ़िया आपस में रिदम बना हुआ है। तो यही साहब लेके जाना है, कुछ नहीं लेके जाना। भाई भाई आज लोग साहब कोर्ट कचहरी में जाते हैं, मरला 2 मरला जमीन के लिए साहब। किस लिए, कौन लेकर जाने वाला है? कोई साथ में लेकर नहीं जा। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, परिवार आपका सहयोगी नहीं, आपका सहारा होता है। और परिवार अगर आपका छूट गया ना, तो जिंदगी में आपने पाया क्या? मुझे अभी कहा गया, काफी लोग कह रहे हैं जम्मू के अंदर आपने कोठी नहीं ली, आपको सरकारी आवास नहीं मिला, काहे के लिए साहब? मैं जम्मू में आता हूं तो अपने नेचुरली इकट्ठा परिवार है, तो भाई के साथ ही रहते हैं। अगर वो कठिन सर में भाई के साथ जिया, तो आज मैं विधायक बन गया, तो आज मैं कोठी ले लूंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा और भाई साहब को बोलूंगा आप रहिए वहां पे। ऐसा संभव नहीं है ना। सतीश कुमार कल भी वैसा था और आज भी वैसा है। कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन ना, समाज के प्रति कोई परिवर्तन ना, परिवार के प्रति कोई परिवर्तन। विधायक बनने के बाद जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया? क्योंकि जो हमें पता चला है कि मॉर्निंग में आपकी दिनचर्या अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती है, लोगों की काफी आशाएं, एक्सपेक्टेशन आपसे है और रात भर ये सफर चलता रहता है। दिनचर्या क्या है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि हम लोग गांव के लोग हैं, तो हमारे गांव में लोगों का क्या रहता है कि 8 बजे खा पी के ना, रोटी छोटी भोजन करके तो सो जाते हैं 8-9 बजे के करीब। सुबह नींद जल्दी खुल जाती है लोगों की। तो वो लोग काम कुम के चक्कर में रहते हैं, किसी का नलका खराब है, किसी की बिजली नहीं है, किसी की सड़क नहीं है, तो समस्याओं के लिए तो बेचारे वो सुबह सुबह चल देते हैं। तो मान के चलो तो 6, साढ़े 6 बजे वो मेरे घर में भी पहुंच जाते हैं। तो अपन भी उनके साथ कोई इस तरह का व्यवहार ना करते हुए, अगर वो 6, साढ़े 6 बजे 4-6 किलोमीटर चल कर आए होंगे, गाड़ी से बैठ कर आए होंगे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरूं। तो मैं भी उसी समय नीचे आ जाता हूं। ये नहीं है कि साहब विधायक साहब का कोई टाइम है 10 बजे आकर ऑफिस में बैठना, नहीं, कोई टाइम नहीं, नो लिमिट टाइम की।
जब भी आओ, मेरे घर के दरवाजे, ऑफिस खुला रहता है, आइए, जो संभव होता है उनका हम लोग जो भी हो सकता है वो भी करते हैं। और 11 बजे तक, 10 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहता है। अभी मैं आपको बता दूं, मेरा अभी 30 तारीख को जन्मदिन था, 30 मई को। कई नेता धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं मेरी अपनी दिनचर्या इस तरह की रहती है। तो सब लोग कहने लगे, मेरे बड़े भाई साहब भी कहने लगे कि तू जा रहा है, तेरा जन्मदिन है, कम से कम पूजा पाजा। मैंने कहा पूजा करवा लीजिए 8 बजे से पहले पहले जो करनी है। तो उन्हें पता था ये मानेगा नहीं, तो पूजा पाजा उन्होंने, मेरी बड़ी भाभी थी घर में, भाई साहब थे, उन्होंने पूजा पाजा मेरे से करवा ली। तो मैं 8 साढ़े 8 के करीब मैं निकल गया। 10 मैंने वहां पे उस दिन पानी की जो जल जीवन मिशन की जो ये हमारी स्कीम्स हैं, ये हमने लोगों को समर्पित की। तो मेरा जन्मदिन होता, मैं घर में बैठा रहता, कोई लोग आते मुबारक देते, क्या हो गया साहब? हमने कितने लोगों का प्यार पाया, कितने लोगों का आशीर्वाद पाया, हजारों लोगों का। मुझे हमारे इंजीनियर कहने लगे, हमारे एक्शन साहब है, बहुत बड़ी आदमी है कठुआ में, पीएचई के, कहने लगे साहब आपका जन्मदिन है, क्या करें? मैंने कहा नहीं, आने दो, कोई चिंता नहीं, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। कहने लगे कहीं काम 90% हुआ है, कहीं 80%। मैंने कहा 90% और 80% अगर काम हो चुका है तो 10% के कारण आपने 90 वालों को क्यों पीछे कर रहे हो? ओके करो, और 10% वालों को भी 10-15 दिन के अंदर ओके करो और उनका काम चलाओ। तो इस तरह से हमने 10 स्कीमें, मान के चलो तो 41 साढ़े 41 करोड़ रुपए के काम जो है वो जनता को समर्पित किया। तो इस तरह की हमारी, मैं रात के 10 बजे घर में पहुंचा तो आगे हमारे कुछ समर्थक, जो चाहने वाले, जो भाई, जो सारे लोग थे, वो होता ही है आजकल, बड़ा ट्रेंड भी है केक वेक का। वो केक लाए थे 2-3 लोग, मेरे अपने स्टाफ के लोग, जो मेरे बेचारे काम, उनकी भावनाएं थी। तो मैंने उनकी भावनाओं की भी कदर करते हुए रात के 10:30 बजे अपने निवास पे आके, अपने ऑफिस में बैठकर वो केक भी काटा, उनका भी मुंह मीठा करवाया। तो ये जन भावनाओं की विचारधारा रहती है, जन भावनाओं का समर्थन मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, तो इन सारी बातों को लेकर चलना चाहिए। तो मैं कभी इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता साहब। मुझे खाने के लिए, मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं, मुझे खाने के लिए कोई हाथ पे रोटी दे दे, फुल्का मेरे हाथ पे दे दे साहब। आजकल वैसे भी गर्मी है, मैं सबसे कहना चाहूंगा, जम्मू के लोगों से भी, सबसे, अचार ऊपर रख दे और प्याज हाथ में हो साहब, क्या मजा और आनंद आएगा। गुड़ की अगर ढेली साथ में हो तो उसमें और भी 4 चंद लग जाएंगे। जरूरी नहीं है कि 5 स्टार के अंदर आप लोग अपना जन्मदिन मनाएं, केक काटें, ये करें वो करें। आप जनता के बीच में रहे, आप जनता के बीच में सिंपल वे से रहें, तो उसमें एक अलग से आनंद मिलता है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका जीवन जनता को समर्पित है, कर्मठ सेवक के रूप में आप अपनी विधानसभा क्षेत्र या अपने उस इलाके को की सेवा करते आए हैं, लेकिन सबके बीच आप थोड़े सेल्फिश भी, स्वार्थी भी है, क्योंकि परिवार की तरफ आपका ध्यान उतना नहीं है। क्योंकि 6 बजे आपकी दिनचर्या शुरू होती है, 11 बजे खत्म होती है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगले दिन की तैयारी शुरू होती है। ऐसे में इस परिवार के लिए समय कितना है? ऐसा है कि बात में आपकी में दम है। इस विषय के ऊपर जब मैं आता हूं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बिटिया है, छोटी है, 5th में पढ़ती है, जम्मू में अपने ताऊ के पास रहती है। तो मुझे कभी कभी फोन करती है। मैं अभी मान के चलो तो 2.25 महीने के बाद जम्मू में आया हूँ, कल ये पहुंचा हूँ। आपका शाम को मुझे फोन आया था कि एक करेंगे, तो मुझे कहती है एमएलए साहब हम भी आपके कुछ लगते हैं, मेरी बिटिया कहती है। तो मैंने उसे कहा, लेकिन हमने अपने परिवार को उस ढाल में ढाल लिया साहब। मेरी बिटिया अपने बड़े पापाओं से, ताऊओं से बड़ा प्यार करती है, अपनी ताइयों से बड़ा प्यार करती है। तो जब घर का माहौल अच्छा हो ना, वातावरण अच्छा हो, तो उस ढंग के अंदर, उस रंग के अंदर बच्चा हिल मिल जाता है, घुल जाता है। उनको पता है कि ये अपने ढंग के लोग हैं, काम करेंगे, आते हैं, चलता है साहब, ऐसा चलता है, चलती रहती है शिकायतों का क्या साहब। तो किस प्रकार फिर समय निकाल के उन शिकायतों को दूर करने का आप प्रयास करते हैं, लेकिन कम हो पाता है। परिवार का थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर भी हमको समझाते हैं कि साहब ऐसा है कि आप फिर भी, आपसे भी ज्यादा कईयों को हमारी अपेक्षा है, तो उनका भी काम कर रहा है। मेरा पहाड़ी क्षेत्र है साहब। मैं जब जीतने के बाद कई एमएलए तो साहब एक 2 दिन गए होंगे, गाड़ी में बैठ के होंगे, मैं 8 दिन लगातार 11 नंबर जो गाड़ी है इसके ऊपर चलता रहा। मैं लोगों का धन्यवाद किया मैंने पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 8 दिन। यहाँ पे चलने के लिए सड़क तो बड़ी दूर की बात है साहब, पगडंडी नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरकारें बेईमानी करती हैं। मैं शहर और गांव का विषय लाना चाहूंगा। शहर के अंदर चलने के लिए साहब आपने फ्लाईओवर दे दिए, रास्ते के ऊपर रास्ते, और मेरे गांव के अंदर पगडंडी चलने के लिए नहीं है साहब, रास्ता चलने के लिए, सड़क तो दूर की बात है। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ, जो 3 लोग हमारे मारे गए,
मुझे इस पे बड़ी वेदना है। उस समय विधानसभा लगी थी, मैंने ही वो विषय वहां पे उठाया था। ये 3 लोगों का इस जिंदगी से हाथ धोने का कारण क्या था? 77 वर्षों के बाद आपने रास्ते नहीं दिए उन लोग, उन जगहों पे। वो बारात पैदल जा रही थी, कुछ लोग पीछे रह गए, वो रास्ता भटक गए। तो कैसे उनका क्या हुआ? पुलिस तो आज बड़ी वो बना रही है अलग अलग तरह की थ्योरी, लेकिन मैं पुलिस की थ्योरी को वहां पे नेगलेक्ट करता हूं। 3 लोगों की हत्या हुई है, कह रही है नहीं साहब वो गिर के, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं अभी तक आ रही, फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं अभी तक आ रही। कब आएगी साहब? मुझे यहां तक अंदेशा है कि उनकी हत्या हुई है। वो कैसे हुई है ये आपका विषय है, इंक्वायरी का विषय है, लेकिन सरकार ढुलमुल नीति अपनाए हुए। 3 लोग साहब, विवेक जी, 3 लोगों का चले जाना और बच्चे के शरीर के ऊपर कपड़ा जो है वो उल्टा है, फिर पुलिस कह रही है कि नहीं साहब वो लुढ़क गए होंगे। कैसे लुढ़क गए? मुझे उनकी इंक्वायरी चाहिए। नहीं करोगे, विधानसभा के अंदर बखेला खड़ा करूंगा, जवाबदेही आपकी बनेगी। 3 लोगों की हत्या हुई है, एक परिवार के 3 लोग गए हैं। अब आपने वो बात छेड़ी तो मैंने ये आपके सामने बात रख दी आपके माध्यम से। ये नहीं चलेगा, ढुलमुल नीति नहीं। आप परिवार के लोग वहां पे 7 घंटे उनके घर में जाने को लगते हैं, मढ़ून और ध्योता में। पुलिस का कोई अधिकारी जो इंक्वायरी ऑफिसर है, जो वहां पे डीएसपी है, वहां पे एसएचओ है, उनको 7 घंटे रोड पे बुलाता है, साहब हमारे से बात करो। हरामी की औलाद, तेरा फर्ज नहीं बनता उनके घर में जाना? तू काहे की पेंशन, काहे की तुझे सैलरी मिलती है? लेकिन नहीं करते ये लोग। उनके घर में नहीं जाएंगे, जिनके घर से बच्चे गए हैं, जिनके घर से नौजवान गए हैं, उनके घर में नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। फोन करेंगे वो लोग तो फोन नहीं उठाएंगे और उनको कहेंगे हमारे से बात करने के लिए कटली में आओ, यहां पे रोड है हमारे, हम चल नहीं पाएंगे, आओ वहां पे आओ। ऐसा होगा क्या साहब? जिस परिवार के 3 लोग गए हो, उनके दिल के अंदर क्या गुजरती है साहब? ये इस तरह का भ्रष्ट ताना बाना मैं नहीं सहूंगा। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से कह रहा हूं, मैं यहां के उपराज्यपाल महोदय से कह रहा हूं, मुझे इंक्वायरी चाहिए। यहां के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस से कह रहा हूं, मुझे उन लोगों की प्रॉपर इंक्वायरी चाहिए। आप जो कह रहे हो कि हाँ जी वो गिर गए होंगे, वो ये किया होगा, वो किया होगा, इंक्वायरी करो, प्रॉपर इंक्वायरी। 3 लोगों का एकदम गिर जाना ये अपने आप में एक अलग तरह का विषय है। ये आज मुझे कहना नहीं चाहिए था, आपने किसी और विषय के ऊपर मुझे बुलाया था, लेकिन मेरी भावनाएं व्यक्त मैं करने से रुक नहीं पाया। रतीश जी, चलते चलते एक चीज और भी जानना चाहूंगा। यहाँ से अगर आगे की तरफ देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक कर्मठ सेनानी की तरफ आप लगातार संघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एक्टिव पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एक विजन क्या रहेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, विधानसभा की, अपनी कर्मभूमि के लिए? देखिए विवेक जी, मेरा यहां तक बिलावर विधानसभा के विषय में बात है, तो हम चाहते हैं कि एक अपना क्षेत्र जो है वो सबसे अलग तरह से दिखे। कोशिश रहेगी कुछ अच्छे प्लेग्राउंड्स बनाने की, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई अच्छा एक, क्योंकि मेरे वहां पे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है मेरे नौजवानों के अंदर। वो खेल की भावना से, वो कुश्ती में, मुझे लोगों के वो आ रहे हैं, लेकिन क्या कहें, आज आके बात आती है सरकार के ऊपर, निकम्मी और नालायक सरकार साबित हो रही है। अभी तक एमएलए का जो फंड्स था, जो हमें फंड्स एलोकेट होने थे, वो कर नहीं पाए। हम लोगों को वो सुविधा देने में अभी तक असमर्थ है। लेकिन मेरी कोशिश होगी, हमारा वो जो उस क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन जो है वो है धार रोड, उसको हम लोग उसका विस्तारीकरण करें, उसका 4 लेनिंग करें। लगाओ, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर जी से मिल चुके हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से मिल चुके हैं, इन सारे विषयों के ऊपर आदरणीय हमारे देश के यशस्वी भारत सरकार के अंदर मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी लगे हुए हैं इस विषय के ऊपर। वहां पे लोगों को अच्छे जल की सुविधा मिल सके, बिजली प्रॉपर ढंग से मुहैया हो सके, और सबसे बड़ी बात, जहां जिन घरों के अंदर रोड नहीं जाती, जिन स्थानों पे रास्ता नहीं है, मैं उनको रास्ता प्रोवाइड करवा पाऊं। आप मान के चलना साहब, 77 वर्षों के साथ
ये सरकारें कैसी रही होंगी। ये कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, सब जगह बिजली चल गई, नहीं गई। मेरी विधानसभा के अंदर 2 गांव हैं, कनौर और थिंगल। यहां पे आज भी लोग, हमारे यहां एक लकड़ी होती है, चीड़ की लकड़ी, उसे ल्याखड़ी बोलते हैं, उससे आज भी लोग जलाकर भोजन करते हैं। साहब कैरोसिन तो मिलता नहीं, ये तो बंद कर दिया सरकार ने। ये कहते हैं साहब लाइट चलेगी सब जगह, हर जगह लाइट आ गई, कहां आ गई लाइट? मेरे वहां पे अभी तक लाइट नहीं है। लाइट का प्रबंध करें, मैंने विधानसभा के अंदर भी ये विषय उठाया। माता सुकराला देवी का स्थान है, माता बाला सुंदरी है, भोलेनाथ का मेरे पे आशीर्वाद है। बिलावर के अंदर आपको पता है बिलकेश्वर महादेव का मंदिर है, शिला है सामने हनुमान जी की वीरता का प्रतीक। तो इन सारे स्थानों को एक ऐसा सर्किट हम लोग बनाए, एक ऐसा हब बनाए कि सबकी निगाह जो है वो बिलावर की तरफ बढ़े। कुछ टूरिज्म के काम अच्छे लेकर आने का मेरा प्रयास है। कभी आप सुकराला देवी जाए तो अभी हमने वहां पे एक बहुत बढ़िया दीवार के ऊपर ये सारी बातें उकेरी है। माता बाला सुंदरी का मंदिर, माता सुकराला देवी का, शिव जी का टेम्पल, वो सामने हनुमान जी की शिला, वो सामने उकेर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैंने अभी उसका उद्घाटन करवाया है। कभी आप बिलावर जाएं सुकराला देवी तो देखेंगे, आपको लगेगा एक वो सेल्फी पॉइंट बन गया। तो ऐसे हर गांव के अंदर मेरी कोशिश है कुछ सेल्फी पॉइंट, कोई अच्छे पॉन्ड, उसके अंदर कोई फुहारे लगे, कोई मतलब देशभक्ति से ओत प्रोत कुछ इस तरह का नजारा मैं वहां पे पेश कर सकूं, वो मेरी कोशिश रहेगी साहब। सतीश जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में और खासकर अपनी जीवनी और राजनीति में पदार्पण और उसके बाद जो मुकाम आपने हासिल किए हैं, लगातार पिछले कई सालों से आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता का लगातार काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस गति को और बढ़ावा मिले, जम्मू कश्मीर की जो जनता है आपके विजन से लाभान्वित हो और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर और आपकी विधानसभा तरक्की की राह पर गामजन हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, जो आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आपके व्यूअर्स तक मैं अपनी बात पहुंचा पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।